क्या कांग्रेस बिल्कुल बोलेगी नहीं सिर्फ ईवीएम ईवीएम ईवीएम, इलेक्शन कमीशन यही? मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र आ गया, वाया हरियाणा वाया झारखंड आ गया। प्रियंका जी जीतती है ईवीएम ठीक, झारखंड जीतते हैं ईवीएम ठीक, महाराष्ट्र हारते हैं ईवीएम खराब। पंकज शर्मा जी प्लीज समझिए क्या हो रहा है। ये लाइव विजुअल से बीजेपी नहीं करेगी कांग्रेस जाने, उसका जवाब रत्नाकर त्रिपाठी जी शायद ज्यादा बेहतर दे सकते हैं। मैं तो सुधांशु जी चूंकि राजनीतिज्ञ भी हैं, सुधांशु चूंकि समाजशास्त्री भी हैं, इसलिए मेरे मन में तो दो बातें हैं जो मैं इनसे थोड़ा जानना चाहता हूं, कुछ ज्ञान अर्जन करना चाहता हूं। हाँ, करिए। एक ये राजनीतिक है इस नाते, एक समाजशास्त्री है इस नाते। सुधांशु जी ये बताइए कि लोकसभा के चुनाव के वक्त 4-4.5 महीने पहले कांग्रेस का चला गया 16%। भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट था 32%, जो अब चला गया 90% पे। भारतीय जनता पार्टी के स्ट्राइक रेट में ये 100-150 दिनों में 58% की बढ़त, और कांग्रेस के स्ट्राइक रेट में इस बीच 60% की गिरावट, क्या आपको एक सामान्य घटना लगती है? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि क्या इन चुनावों के, खासकर महाराष्ट्र के चुनावों के नतीजों के बाद हम ये मानकर चलें कि इस देश में जो जीवन से जुड़े बुनियादी प्रश्न हैं, जो जीवन से जुड़े बुनियादी मुद्दे हैं, यानी कि बेरोजगारी, यानी कि महंगाई, यानी लोकतंत्र की सुरक्षा, संवैधानिक संस्थाओं की सुरक्षा, ये गौण हो गए हैं और जीवन से जुड़े मुद्दे अलग रह गए, और चुनावी वक्त के जो मुद्दे हैं जैसे कि लाड़की बहन योजना या जैसे कि तरह तरह के नारे, ये अब ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। क्या अब हमको अपने मतदाताओं के मानस का इस नए आयाम के साथ अध्ययन करना चाहिए? देवेंद्र फडणवीस इस समय नागपुर पहुंचे हैं, वहां हमारे साथी उनसे हिंदी में सवाल पूछ रहे हैं, उनका रिएक्शन। थोरात दाना पटोले 2-300 मतांनी पुढे आहे, कसं बघताय याच्याकडे? मला असं वाटतं की एक प्रकारे लोकांनी हा इशारा दिला आहे and he's very happy. सूत्रों की माने तो he is all set to be the next चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दे रहे हैं। वैसे एक इन प्रिंसिपल सवाल था सुधांशु जी, अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड वाला जवाब ना हो तो अगला मुख्यमंत्री होगा कौन, अगर बताने का कष्ट करें आप तो। वैसे पंकज जी के उन दो विस्तृत सवालों के बाद मेरा एक छोटा सा एक और सवाल। ऐश्वर्य जी, अगला जो भी मुख्यमंत्री होगा उस पे भगवान एकनाथ की भी कृपा होगी, देवराज इंद्र की भी कृपा होगी, और उसके अंदर अजीत क्षमता दिखाई पड़ रही होगी। आश्वस्त रहिए, 26/11 का दिन जो मुंबई के इतिहास में काला दिन बन चुका है, 26/11, वो अब 26/11 इस बार का एक नए युग का सूत्रपात करता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब मैं पंकज जी की बात पे कहना चाहूंगा। पंकज जी सुझाव दे रहे थे या आक्षेप कर रहे थे, यह तो मुझे उतना नहीं समझ में आया, परंतु मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं, जो आपने मुद्दों की बात कही पंकज जी, वही तो मैं भी कहना चाहता हूं। आज महंगाई पिछले 3 महीने में बढ़ के 6.7% है, और जब कांग्रेस की सरकार हटी थी तो 11-12% थी। उसके बावजूद कोई कहे प्रचंड महंगाई, तो किसी के गले के नीचे नहीं उतरता है। मैं पुनः दर्शकों से कहना चाहता हूं, 2014 में पेट्रोल का दाम 67 रुपए था, आज 94-92 रुपए, यानी लगभग 50% बढ़ा है। और 2004 में पेट्रोल का दाम 32 रुपए था और 2014 में 67% था, तो 200% बढ़ा था। तो बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को देख के समझ में आती। हम तो ईमानदारी से देश को 5वीं अर्थव्यवस्था बनाने से लेके, चौथे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बनाने से लेके, तीसरे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर बनाने से लेके, दूसरे बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चर बनाने से लेके, डिजिटल में दुनिया का नंबर 1 देश बनाने से लेके, चांद के अछूते कोने तक छूने वाले देश बनाने से लेके, और भारत को जल थल नभ तीनों में आणविक शक्ति से संपन्न करने वाले राष्ट्र बनाने से लेके सब कुछ हमने किया। इसलिए हमने सारे मुद्दे की बात कही है। मगर समाजशास्त्र की बात कही तो मैं पंकज जी आपसे कहूंगा और रत्नाकर जी से मैं अनुरोध करूंगा, भारत का एक समाजशास्त्र समझिए जो राहुल गांधी जी नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, देश किसी को भी नेता मानने को तैयार है, पर जब जात का सवाल उठेगा ना, तो
तो फिर देश यह कहता है कि मेरी जात का नेता फिर मेरी ही जात का होगा। जात का सवाल उठा के दूसरी जात का नेता मेरी जात का नहीं हो सकता। और उदाहरण देख लीजिए, वीपी सिंह को लगा था कि मंडल की जातियां मुझे मसीहा बना के पूजेंगी, कुछ नहीं हुआ, वो फेंकाए गए, बाकी लोग नेता बन गए। और मंडल से जो लोग नेता निकले उनको भी लगा कि मैं पूरे क्लास का नेता बनूंगा। तो मुलायम सिंह जी बाद में पहले दलित अलग हुए, फिर उनके पिछड़ों में अलग हुए, आखिर में वो सिर्फ अपनी जाति और वास्तविकता में अपने परिवार के नेता रह गए, वो भी सिर्फ उत्तर प्रदेश में। लालू प्रसाद यादव जी के साथ भी यही हुआ, गरीब गुरबा के नेता थे, पहले दलित अलग हुए, फिर पिछड़े में अलग हुए और आखिर में अपनी जाति के अपने परिवार के नेता रह गए। पंकज जी बताइए, आप क्या पूरे देश में कोई कह सकता है कि मैं ओबीसी का नेता हूं? यह बताइए, अगर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बन गए तो बहुत बड़ी ओबीसी जाति है केरल में इड़वा, क्या आपको लगता है कि उनमें लहर दौड़ गई? या सिद्धारमैया जी जो कि कुरबा जाति के हैं, उनके बनने से कौन सा आपको लगता है कि ओबीसी लहरा गया बिहार में? अरे राहुल गांधी जी को समझ में नहीं आ रहा है, प्रियंका जी आ रहा हूं। जात का मुद्दा उठाओगे जात के नेता उभरेंगे, और इन लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा है। आज भिन्न भिन्न जातियों के नेता हैं, पता नहीं कौन से मुगालते में जो लेफ्टिस्टों ने 1990 में सही सुई अटका दी है, वैसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उन्हें समझना चाहिए और आज की जागरूक जनता का यथार्थ समझना चाहिए। हर जाति अपने आप में अब अपने हित को समझने के लिए खड़ी हो गई और उसे पता है उसके हित का साधन कौन कर रहा है और कौन उसके हित के नाम पर खिलवाड़ कर रहा है। सुधांशु जी वर्सेस प्रियंका जी। प्रियंका जी काउंटर कर रही है सुधांशु जी। आनंद दादा आ रहा हूं। प्रियंका जी, जिस तरीके से बड़ी बेशर्मी के साथ में अभी आपने क्या बोला, जाति गर्मी आपके भीतर इतनी है, सामंती सोच इतनी है, तुरंत बोले वीपी सिंह फेंका गए। ना आपकी हैसियत है वीपी सिंह को फेंकने की, ना आपके पूरे भाजपा की हैसियत है कि वीपी सिंह को फेंक दीजिएगा। आया समझ में? मंडल मसीहा रहे हैं वो। Why do you get हवा में फेंक दिया। कौन फेंक दिया? आप फेंक दिए। कौन फेंक दिया वीपी सिंह को? बहुत बेशरम है आप। Why do you get personal? इस तरह के शब्द क्यों यूज करती हैं? तीन वेदों के ज्ञाता हो गए हैं, ये लेके भीतर में सामंती वाली मानसिकता घूम रहे हैं। शर्म कीजिए, पिछड़े तबके की ये बेटी यहाँ पर बैठी है क्योंकि उसी से मंडल कमीशन से निकले हुए आरक्षण से मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ, मैं यूनिवर्सिटी का रास्ता देख पाई हूँ। अगर आपके जैसे जातिवादी व्यक्ति होते ना तो बराबर में बैठने नहीं देते हमको। इतना बात तो हमको बुझाता है। इसलिए अगले बार इस बेशर्मी से वीपी सिंह को गाली देने से पहले सोच लीजिएगा, हिल जाएगा नीचे का धरती, हिल जाएगा अगर आगे से बकवास किए हैं, समझ लीजिए। प्रियंका जी, ये इस तरह की शब्दों का ना थोड़ा सा जरा ध्यान रखा कीजिए। यू आर एन ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन, नहीं, यू आर एन ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ऑफ अ पार्टी। बकवास, हिम्मत, नहीं प्रियंका जी प्लीज रिलैक्स। उन्होंने कोई पर्सनल कमेंट नहीं किया आपके। इनको प्लीज डोंट डू दिस। आपा नहीं खोना चाहिए प्रियंका जी, प्लीज डोंट डू दिस। ये अभी मैम, हमें जवाब मैं आपको मैम मैम करके बात कर रहा हूं, प्लीज डोंट डू दिस। ऑडियो डाउन, थैंक यू वेरी मच, रिलैक्स प्लीज, डोंट डू दिस। प्रियंका जी, क्या ये उंगली उठा उठा के आप ऐसे आप खुद ही बोलेंगे? सुनिए, रिलैक्स, इनको आवेश में नहीं आना चाहिए। प्रियंका जी अब कान खोल के सुनिए। अब मैं आपको फैक्ट बताता हूं। सामंती सोच की बात कर रही, वीपी सिंह क्या थे? राजा मांडा थे, वो सामंतवाद के प्रतीक थे। गजब है आपका तर्क, यानी जो सीधे सामंतवाद का प्रतीक था। और आपको पता है कांग्रेस ने निकाला था, जिसके साथ आज आपका गठबंधन है, कि वीपी सिंह जयचंद की 42वीं पीढ़ी में थे। यह राजीव गांधी की कांग्रेस ने प्रचार किया था कि वीपी सिंह जयचंद की 42वीं पीढ़ी में थे। मैं नहीं कह रहा हूं। और अब बताता हूं, जो आपने कहा वीपी सिंह मंडल इसलिए नहीं लाए थे कि जिस उनको पिछड़ों का कल्याण करना था। मंडल की डेट याद करिए, ज्यादा आवेशित मत होइए। 7 अगस्त 1990 को मंडल लागू किया गया। एक हफ्ते के बाद 15 अगस्त था। शरद यादव ने एक किताब में, प्रियंका जी आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, रिलैक्स। यादव का स्टेटमेंट है एक पत्रकार की लिखी किताब में, जिसमें उसने ये बात कही है उन्होंने कि वीपी सिंह 15 अगस्त को अनाउंस कर सकते थे लाल किले की प्राचीर से, मगर उन्होंने इसलिए अनाउंस किया क्योंकि 9 अगस्त को देवीलाल की रैली थी और जनता दल टूटने वाला था। अधिकांश सांसद वहां जाने वाले थे। शरद यादव जी ने कहा कि उन्होंने कहा वीपी सिंह से कि अगर आप अभी नहीं लागू करेंगे, उस समय तक जाट समाज ओबीसी में नहीं आता था, तो इसलिए कि जो सांसद हैं वो सारे न जाएं और दूसरे सांसद टूट जाएं, इसलिए 7 अगस्त 1990 को लागू किया गया। यह शरद यादव ने कहा है। अभी आप युवा हैं, आपा मत खोइए, फैक्ट की बात करिए। और राजा मांडा को सामंत का प्रतीक न मान के, अन्यों को सामंत प्रतीक मान के ऐसे नहीं होता। अभी आप थोड़ा सीखिए, समझिए, भाषा पर नियंत्रण रखिए और फैक्ट्स के ऊपर बात करने का प्रयास करिए। और मैं चुनौती देता हूं, अगर एक डेट भी गलत हो तो आप अपना स्टेटमेंट वापस लीजिएगा, मैं अपना स्टेटमेंट वापस लूंगा। प्रियंका जी, अगर अब आप नहीं एक सेकंड, प्रियंका जी अगर आप अपने शब्दों पे थोड़ा नियंत्रण रख सकते तो प्लीज बोलिए। अब आप बोलिए। जब आप बोल रही थी, प्लीज, आपके ऊपर कोई नहीं बोला।
जी, इसीलिए मैंने आपका फेयर डाउन करा। जब वो बोल रहे थे तब आप मत बोलिए, अब कोई नहीं बोलेगा। बोलिए, 30 सेकंड आपके। करेंगे। वीपी सिंह की सरकार इन लोगों ने इसीलिए गिरवा दी क्योंकि वो पिछड़े तबकों के लिए मंडल कमीशन लाकर हमारे लिए आरक्षण लगवा रहे थे, इसलिए लोगों ने नहीं है। सरकार गिरवाया। और इनकी मंशा जग जाहिर हो गई जब वीपी सिंह को इन्होंने गाली दे दी। याद रखिए त्रिवेदी जी, आपके भीतर ये सामंती कुंठा होगी, लेकिन उसको जग जाहिर हम करेंगे। आप जय सावरकर चिल्लाइएगा, हम जय अंबेडकर बोलेंगे। यही आपके और हमारे बीच का अंतर है। इस फर्क को आप कभी नहीं पाट पाएंगे। इस पैसे अंतर से चुनाव जीत को जनता को डिसाइड करने दीजिए कौन सही कोई गलत। रत्नाकर त्रिपाठी जी, एंडिंग कमेंट्स। त्रिपाठी जी, अनंत जी आ रहा हूं, सुधांशु जी नाउ लास्ट। थैंक यू त्रिपाठी जी। कितनी चिढ़ है सुधांशु जी को छोटी जातियों से, जो पिछड़ी जातियां हैं उन्हें चिढ़ है, पढ़े लिखे लोगों से उन्हें चिढ़ है, गरीबों से। पहला स्टेटमेंट उन्होंने अभी दिया कि जाति के नेता जाति के बन जाते हैं। हाँ भैया, ठाकुर ब्राह्मण नहीं बनते हैं पिछड़ी जातियों के नेता त्रिवेदी जी, इसलिए निश्चिंत रहिए। और जहां तक आपने कहा ना, पहला स्टेटमेंट ही आपका गलत है। राजा मांडा ने अपनी सारी संपत्ति दान दे दी, वो उस तरह के फकीर नहीं थे जैसे बने। और आपका श्लोक मैं पूरा कर दूं, प्रियम च नानृतम द्विजात एतः धर्म सनातन, लेकिन सनातन में तो आपका विश्वास नहीं है। आप जो असत्य है लेकिन प्रिय लगे उसको बोलते हैं। आपने अंतिम दिन सुप्रिया सुले की एआई की जनरेटेड वॉइस को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। एक अभियुक्त जिसने सरकारी बिटकॉइन 18 अपने वॉलेट में ले लिए थे, रविन्द्रनाथ पाटिल, उसको लेके आपने आरोप लगाया क्योंकि उसे लगा आपको, जनता को आपको प्रिय लगेगा। और आपने पढ़े लिखे लोगों को बोला, कहा अनपढ़ों ने जहां थी वहां नहीं बनाई, भाजपा पढ़े लिखे लगन जीती है। तो आपको झारखंड के लोग अगर मात्र 66.41% लिटरेट है, पढ़े लिखे नहीं है, तो आपको उनसे चिढ़ है क्योंकि वहां आप नहीं जीते। आपको गरीबों से चिढ़ है। आपने कहा कि कांग्रेस किसी भी गरीब मोहल्ले के लोगों को जैसी हो गई है जो झगड़ते रहते हैं। हाँ भैया, हम गरीब लोग हैं, हम गरीब। क्या बात है। अंतिम जो आप पूछ रहे वाड्रा जी जैसे सारे गरीब हो। अनंत विजय जी, नहीं सुन लीजिए। नहीं सुन लिया रत्नाकर जी, टाइम कम है। थैंक यू। नहीं सुधांशु जी आ रहा हूं लास्ट में। आनंद जी, आनंद जी। मैं तो ये देख रहा हूं, मैं तो ऐश्वर्य जी ये देख रहा हूं कि रत्नाकर जी और प्रियंका जी कैसे अश्वत्थामा हतो नरो वाह के बाद शंख बजा दे रहे हैं, कुंजरो आने ही नहीं दे रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि रत्नाकर जी ने इलेक्शन कमीशन पे भी आरोप लगा दिया, राजीव कुमार जी को कह दिया पिच बनाते थे। अरे पिच तो आपके लिए एमएस गिल साहब ने बनाया, जिनको आपने न सिर्फ सांसद बनाया बल्कि मंत्री भी बनाया। पिच तो आपके लिए नवीन चावला ने तैयार किया, पिच तो आपके लिए टीएन शेषन ने तैयार किया। कहिए तो मैं पूरी सूची गिना दूं कि किन किन संवैधानिक संस्थाओं ने कांग्रेस के लिए पिच सजाई थी रत्नाकर जी। इसीलिए किसी पर एक उंगली उठाएंगे तो 5 उंगलियां आप पर उठेंगी। और आप यूनिवर्सिटी का किस्सा सुना करके कुछ गल्प बनाना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे गल्प कांग्रेस के बारे में। ओके, पंकज शर्मा जी, पंकज शर्मा जी 30 सेकेंड, पंकज जी 30 सेकेंड, पंकज जी 30 सेकेंड के बारे में सैकड़ों किस्से। ओके आनंद दादा, पंकज जी 30 सेकेंड, एंडिंग कमेंट्स। मैं तो ऐश्वर्य ये सुधांशु जी से निवेदन कर रहा था कि ये पिच किसने बनाया कि 90% हो गया स्ट्राइक रेट बीजेपी का, 58% इंक्रीज हो गया और कांग्रेस का 60% गिर गया स्ट्राइक रेट 4 महीने के भीतर। तो राहुल गांधी को समझाइए ना, थोड़ा प्रकाश। अब ये भी सुधांशु जी बताएंगे आपको। नहीं, उस पर थोड़ा प्रकाश डालते मैं समझ, उनको ये सामान्य और स्वाभाविक लगता है क्या? सुधांशु जी जानना चाहता था उनसे। ये कांग्रेस मांग रही है मतलब ओपन, अब तो ये हो गया ओपन सपोर्ट मांग रहे, दे दीजिए सुधांशु जी फाइनल कमेंट्स। हाँ, देखिए मैं एक बात कहूंगा, अनर्गल बात करने की इंतहा होती है। रत्नाकर जी, मैंने कहीं गरीब वर्ड बोला हो, अगर कोई भी रिकॉर्डेड डिजिटल जमाना हो, मैंने कहा था गली मोहल्ले के बच्चों की तरह। या तो आपके कान में ईपी ऑडियो नहीं आ रहा था, या जानबूझ के आप इतना बड़ा झूठ बोलने का प्रयास करते हैं। मैं चुनौती देता हूं, अगर मैंने गरीब बच्चे बोला हो तो मैं अपना स्टेटमेंट विड्रॉ करूंगा, वरना आप विड्रॉ करिए। इसलिए आए बाएं साएं मत बोला करिए। अब मैं दूसरी बात पंकज जी से कहता हूं, जो पंकज जी ने यह बात कहने का प्रयास किया, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, यह विकेट किसने बनाया? सुनिए, 139 साल पुरानी पार्टी 44, 52, 99 पे रह गई, थर्ड अटेम्प्ट में 3 डिजिट नहीं पहुंच पाई। यह विकेट किसने बनाया? कांग्रेस का नेतृत्व 139 साल में अनेक बार जनता की नजर में हीरो बना, अनेक बार विलन बना, नायक और खलनायक बना, मगर उपहास का पात्र पहली बार बना। यह विकेट किसने बनाया? आप इस पे विचार करने का प्रयास करिए। वो कांग्रेस पार्टी जिसने गुजरात में 32 सीटें सन 47 के बाद से आज तक कभी नहीं हारी थी, उसमें से सिर्फ 18 जीत पाई। ये विकेट किसने बनाया? आप ये सोचिए कि एक दौर में
जिस जमाने में कांग्रेस कभी यह कहा करती थी कि जात पे ना पात पे इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, आज वो इंदिरा जी, नेहरू गांधी, राजीव जी सबके बारे में गलत बोलने लगे। ये विकेट किसने बनाया सोचिए। और रत्नाकर जी क्या गजब बोले हैं। राजा मांडा ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, तो काहे भैया राजा मांडा के खिलाफ इतना अनाप शनाप बोलते थे। राजीव गांधी जी के बयान अवेलेबल हैं। वीपी सिंह जी के बारे में कांग्रेस के नेता क्या क्या नहीं बोले थे, उनको गद्दार, जयचंद जाने क्या क्या बोलते थे, आज ये बोलने लगे। ये जो आप लोग पलट जाते हैं ना, यही समस्या है आपके साथ। ये एक दिन में 2 बार पलट जाते हैं। मैं चाहता हूं सन 97 में गुजरात की सरकार इसलिए गिरी कि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जैन कमीशन की रिपोर्ट में डीएमके के नेताओं का राजीव गांधी की हत्या में संलिप्तता है और डीएमके के साथ बने हुए हैं। गजब है साहब। ये जो आप लोग इतनी पलटी खाते हैं, अब सबके सामने जान, अब वो जनता देख रही, आप जनता के सामने टिक नहीं पाते। अब वो जनता देख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर्स आने वाले हैं किसी भी क्षण, लाइव आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।